नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं किरण प्रसाद सिंह आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 11 का है। हमारी कक्षा 11 में जो भारत का भौतिक पर्यावरण पुस्तक है उसका आज हम खंड 2 और उसका अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जो है भारत संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। चलिए आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस अध्याय को पढ़ने के हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे हुई, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कुछ हम महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया क्या है, इसे ज़रूर जानेंगे। इसके साथ ही हम प्राचीन जो चट्टानें हैं जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसे समझेंगे और भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज के अध्याय में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे भारत के भूवैज्ञानिक खंडों का विभाजन, और दूसरा हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं, एक तो है भूवैज्ञानिक खंड और दूसरा है प्रमुख भू आकृतिक विभाग। यहाँ हम समझ लें कि भू वैज्ञानिक खंड का अर्थ है चट्टानों के हिसाब से कि वो चट्टानें कितनी प्राचीन हैं, और दूसरा भू आकृति विभाग अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपके सामने भारत का एक मानचित्र है जो विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं भारत के उत्तर में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर तक दिखाई दे रहा है, जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हरे रंग से मैदान दिखाए गए हैं, पीले रंग से पठार दिखाए गए हैं, और हरे रंग से ही पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान भी हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, मुख्य रूप से आपको भारत के भौतिक विभाग इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जो मानचित्र में ऊपर का भाग है जो गुलाबी रंग से दिख रहा है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। उसी के दक्षिण में अर्थात उसके नीचे उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम गंगा का मैदान भी कहते हैं। पीले रंग से मरुस्थल जो पश्चिम में दिखाई दे रहा है, लाल रंग से प्रायद्वीपीय पठार, और पूर्वी और पश्चिमी मैदान जो गहरे हरे रंग से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप अच्छी तरह से इन रंगों के द्वारा भारत के भौतिक विभागों को समझ पाए होंगे। चलिए हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी के भू संरचना के बारे में। जानकारी लेने से पहले हम जान लें कि वर्तमान में हम देखते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति 46 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए जो कि अंतर्जात एवं बाह्यजात बलों के कारण हुए थे। अंतर्जात से अर्थ है पृथ्वी के आंतरिक जो गतिविधियां हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, और बाह्यजात बल का अर्थ है जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन करते हैं, जैसे वर्षा का जल, वायु, ये सभी बाह्यजात बलों के अंतर्गत आते हैं। अब हम संक्षेप में, अगर हम पृथ्वी के विभिन्न भागों, भारत के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संक्षेप में हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर 3 शब्द हैं, प्लेट, विवर्तनिकी और सिद्धांत। प्लेट का अर्थ होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कप के साथ प्लेट होती है, ठीक उसी प्रकार स्थल का एक बड़ा भूभाग प्लेट कहलाता है। विवर्तनी का अर्थ होता है परिवर्तन होना, यानी अपने स्थान से अलग हटना, और तीसरा है सिद्धांत। इसका अर्थ आप समझते हैं। तो
प्लेट का खिसकना जो सिद्धांत बताता है उसे ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। भारत के बारे में जानने से पहले हमें इसे संक्षिप्त में जानना चाहिए। चलिए देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि पूर्व में सभी महाद्वीप एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। बाद में अंतर्जात क्रियाओं के द्वारा यानी आंतरिक क्रियाओं के द्वारा ही धीरे धीरे ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते गए। आप दूसरे मानचित्र में देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर, ये बच्चों आप जब पढ़ने बैठे हैं तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल ज़रूर अपने साथ रखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाएं, साथ ही अपनी पुस्तक में भी अंडरलाइन करते रहें। इससे आपके नोट्स अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि संपूर्ण पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें हैं। स्थल की 6 बड़ी प्लेटें हैं और 23 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। ये जो प्लेटें हैं इन्हीं पर महाद्वीप भी है और महासागर भी स्थित हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो इंडियन प्लेट इसलिए नाम है इसका क्योंकि इस पर भारत उपमहाद्वीप स्थित है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, करोड़ों वर्ष पहले ये जो इंडियन प्लेट जिस पे कि भारत स्थित है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जिस पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो उसी का हिस्सा था। मतलब इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक गया। आप जानते हैं कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता गया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण की ओर खिसक गया। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में इन चित्रों के द्वारा आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। पूर्व चित्र में दिखाई दे रहा है कि सभी महाद्वीप पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में आप देख रहे हैं कि कई प्रक्रियाएं जो अंतर्जात प्रक्रियाएं भूकंपीय हलचल हुई उसके द्वारा ये महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते गए। आप देख रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चित्र में आपने देखा कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए। यही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है जिसे हम वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के द्वारा भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, मैंने आपको बताया था भूवैज्ञानिक संरचना अर्थात चट्टानों के पुरातत्व के आधार पर, चट्टानों के जो पुराना चट्टानें हैं उसके आधार पर हम भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांट देते हैं। पहला है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीप से अर्थ होता है कि जो स्थल खंड 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का प्रायद्वीपीय खंड है एक। दूसरा हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं, जैसे कि मैंने नक्शे में आपको दिखाया था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। और तीसरा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 महत्वपूर्ण भारतीय नदियां हैं जिसके विस्तृत मैदान है। तो ये भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर भारत को 3 प्रमुख भागों में बांट दिया गया है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और तीसरा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय खंड क्या है। इसका विस्तार यानी ये खंड जो प्रायद्वीपीय खंड है ये पश्चिम में कच्छ यानी गुजरात के कच्छ से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। साथ ही उत्तर में गंगा और यमुना नदी के समानांतर जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उससे होता हुआ पूर्व में ये गंगा के डेल्टा तक। आपको पता है कि गंगा नदी कलकत्ता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ बड़ा डेल्टा बनाती है, तो वहाँ तक इसका विस्तार है। उत्तर पूर्व में करबी एंग्लोंग और से पूर्व में मेघालय का जो पठार है वहाँ तक फैला हुआ है और पश्चिम में इसका विस्तार राजस्थान तक है। तो ये है प्रायद्वीपीय खंड। ये देखिए इस मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है
भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे कि हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। इसमें कई अन्य छोटे छोटे पठार भी हैं। उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, मध्य में मालवा का पठार, बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार। इस तरह से जो दक्षिण का जो मुख्य पठार है वो दक्षिण दक्कन का पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय खंड के बारे में हम और जानें तो ये पठार मुख्य रूप से यहाँ पर सबसे प्राचीन, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे प्राचीन चट्टानें इसी प्रायद्वीपीय खंड में पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से नीज और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये पठार मुख्य रूप से नीज और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और ये चट्टानें कैम्ब्रियन युग, जो हम भूवैज्ञानिक विभाग पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं युगों के आधार पर हम जानते हैं। यहाँ कैम्ब्रियन युग की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है मिलकर उसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, उसका हिस्सा होने के कारण अंतर्जात क्रियाओं के कारण, मतलब आंतरिक बलों के कारण उसमें कई भ्रंश पाए जाते हैं। भ्रंश का अर्थ होता है चट्टानों का टूटना। तो कई भ्रंश पाए जाते हैं और यही कारण है कि नर्मदा नदी, तापी और महानदी की जो लेफ्ट घाटियां हैं और सतपुड़ा का ब्लॉक पर्वत है वो इसका उदाहरण है। बच्चों, यहाँ दो चीज़ें मैं और बता दूं कि भ्रंश से दो तरह की आकृतियां होती हैं। एक तो घाटी बन जाती है या कहीं पर्वत भी बन जाते हैं। हिमालय दूसरा जो भाग था वो है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं। इसकी भौतिक संरचना जो है नवीन, दुर्बल और लचीली है, क्योंकि ये जलोढ़ नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़क पदार्थों से बने हैं, इसलिए थोड़ी दुर्बल और लचीली हैं। यहाँ पर्वतमालाएं वहरजनिक और अंतर्जनिक क्रियाओं से प्रभावित होती है। मुख्य रूप से धरातल के आंतरिक भाग के कारण भी ये भाग ऊंचा उठता गया है और नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से भी यहाँ पर इसकी ऊंचाई बढ़ी है। यहाँ तेज बहाव वाली नदियों के कारण, क्योंकि नदियों का वेग अधिक होता है, तो अपने घाटियों को गहरा करती हैं, जिससे कि गॉर्ज का निर्माण, वी आकार की घाटी, शिप्रेकाएं और जलप्रपात बनते हैं। गॉर्ज का अर्थ होता है ये भी एक प्रकार की घाटी है जिसके दोनों किनारे बहुत गहरे होते हैं, वी आकार में थोड़ा कम गहरे होते हैं। और शिप्रिकाओं का अर्थ होता है कि जब जल उछल उछल कर ऊंचाई पर्वतों के ढालों से जाता है तो वो एक झरने के समान दिखाई देता है, जिसे शिप्रिकाएं कहते हैं। और जलप्रपात का अर्थ आप समझते हैं कि अधिक ऊंचाई से जब धरातल अचानक समाप्त हो जाए तो जल ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को हम देख सकते हैं। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में देखिए वृहत हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय और उसके भी दक्षिण में शिवालिक की श्रेणियाँ। बच्चों, ये आप जान लीजिए कि वृहत हिमालय की ऊंचाई अधिक है, लघु हिमालय की उससे कम है और शिवालिक की श्रेणियों की और कम है। इसी तरह से यहाँ पर और आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ दिए हुए हैं। ये समझने में आपको और आसानी होगी। 1 नंबर का अर्थ है ये काराकोरम के पर्वत हैं, दूसरे नंबर पर लद्दाख है, तीसरे पर जास्कर की श्रेणियाँ हैं और चौथे पर कैलाश पर्वत हैं। इसके आगे हम देखते हैं तीसरा जो हमने पढ़ा था वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से एक भू अवनति गर्त है। बच्चों, ये थोड़ा कठिन शब्द है। भू का अर्थ है धरातल, अभिनति गर्त का मतलब होता है, गर्त का अर्थ होता है गहरा गड्ढा, और नदियों के द्वारा लाए गए पदार्थों का जमाव हुआ है, इसलिए इसे हम भू अभिनति गर्त कहते हैं। इसका निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से आई हुई नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद का अर्थ होता है नदियों के द्वारा बहाए गए जो जलोढ़क होते हैं, अपर्दन के द्वारा जो पदार्थ उसमें कंकड़, पत्थर, बालू, बिजली आते हैं, उसके जमाव से बनता है। इस मैदान की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ये आप देख पा रहे हैं गंगा और सिंधु का मैदान। ये आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए, इसमें भी नंबरिंग की हुई है जिससे आपको समझने में
आसानी होगी। 1 नंबर पर देखिए दिख रहा है सिंधु का मैदान, जिसका कुछ भाग भारत में है और शेष भाग पाकिस्तान में है। दूसरा है सिंधु का मैदान जो भारत में है, आप देख रहे हैं पंजाब के आसपास का क्षेत्र। तीसरा है उत्तरी गंगा का मैदान, चौथा है मध्य गंगा का मैदान और पांचवा है निचली गंगा का मैदान। ये मैदान बहुत ही उपजाऊ है और जैसा कि आपने देखा कि हिमालय और पठार के द्वारा लाई गई नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। भारत के अभी तो हमने भू वैज्ञानिक खंड पढ़े थे, अब हम भारत के प्रमुख भू आकृतिक खंड पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की भू आकृतियाँ धरातल पर पाई जाती हैं। उसको हम 6 भागों में बांट देते हैं। बच्चों आप इसको ज़रूर नोट करते जाइए। पहला है उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा है उत्तर का भारत का मैदान, या उसे हम उत्तरी भारत का मैदान कहेंगे। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठवां द्वीप समूह। बच्चों द्वीप समूह भी भारत के प्रमुख भू आकृतियों के खंड कहलाते हैं। तो इस तरह से भारत के प्रमुख भू आकृति खंडों को हमने 6 भागों में बांट दिया है। चलिए यहाँ हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि उत्तर में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार दिख रहा है आपको जो भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, और लाल रंग से जो दिखाई दे रहा है वो है तटीय अर्थात समुद्र के किनारे के मैदान। आप देख रहे हैं कि पश्चिम के जो मैदान हैं वो थोड़े चौड़े हैं और पूर्व के मैदान थोड़े चौड़े हैं और पश्चिम के मैदान थोड़े सकरे हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, जिसको कि हम हिमालय पर्वत कहते हैं। इसमें हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्व की पहाड़ियाँ शामिल हैं। जैसे कि आपने अभी मानचित्र में देखा था, हिमालय पर्वत में कई समानांतर एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि वृहत्तर हिमालय, साथ ही पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। मुख्य रूप से हिमालय की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। आपकी पुस्तक में इसके 4 भाग हैं, वृहत्तर हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। बच्चों इस पहाड़ी क्षेत्र की जो विशेषता है वो ये है कि ये प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करती हैं। रोधक का मतलब होता है रोकने वाला। आप जानते हैं कि भारत सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यदि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत नहीं होते तो हम सर्वाधिक वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसके कई कारण हैं। दूसरा है जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक में महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। जलवायु हिमालय के पर्वत का भारत की जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमारे देश में जल और मैदान का निर्माण करती हैं और सांस्कृतिक विभाजन के लिए भी हिमालय पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो उच्चावच की दृष्टि से मतलब ऊंचाई के अनुसार इस हिमालय पर्वत की श्रेणियों को हम लगभग 5 उपखंडों में बांट सकते हैं। अभी हम हिमालय के पर्वत ही पढ़ रहे हैं, तो हिमालय के पर्वत को भी हम 5 भागों में बांट देते हैं। पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। दूसरा हिमाचल और उत्तरांचल का हिमालय। तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय। चौथा अरुणाचल का हिमालय और पांचवा पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा, मुख्य रूप से हम आज पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने देखा कि हिमालय पर्वत को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला हमने पढ़ा कि कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल का हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हिमालय पर्वत को निम्न श्रेणियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। उत्तर में आपको पामीर का पठार, जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। यहीं से पूर्व और पश्चिम में पर्वत फैले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पूर्व की तरफ जो पर्वत है वो है
क्युनलुन श्रेणी, और पश्चिम में जो गई है वो हिंदू कुश है। उसके दक्षिण में हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जिनको कि हमने पहले पढ़ा कि 3 भागों में बांटा है। उसी में अनेक प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल और उत्तराखंड की हिमालय कौन से हैं। इसमें जो हिमालय पर्वत है ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड में इसमें कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि वृहत हिमालय और पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ, ये सबसे ऊंची हैं। और जैसे कि अभी अपन ने क्या पढ़ा, ये प्राकृतिक रोधक हैं, जलवायु, अपवाह और संस्कृति के विभाजक हैं। दूसरा हम देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, जो पश्चिम में रावी नदी के मोड़ से लेकर काली नदी पूर्व में तक स्थित है। ये जो हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय है वो 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। इसको ही हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। वृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिसमें हिमाचल में धौलधर और उत्तराखंड में इसको नाग तीभा कहते हैं। ये देखिए हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय इस तरह का दिखाई देता है, और ये उत्तराखंड का महत्वपूर्ण जो हमारा तीर्थ स्थल है वो इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और उसकी सहायक नदियों में रावी और सतलज, व्यास, यमुना और घाघरा नदियाँ हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत हैं, और महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे कि धर्मशाला और मसूरी जैसे पर्यटन स्थल यहाँ पर शामिल हैं। भोटिया नाम की प्रजाति के लोग वृहत हिमालय की घाटियों में रहते हैं और यह खानाबदोश होते हैं। और प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी भी ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उसमें प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम पर स्थित है। तो आपने जाना कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ रावी, सतलज, व्यास, यमुना और घाघरा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हिमालय और उत्तराखंड हिमालय का दृश्य आपके सामने है। तीसरा हम पढ़ेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। पश्चिमी नेपाल और पूर्व में नेपाल के बीच में, हिमालय के बीच में स्थित है ये, और यहाँ की प्रमुख नदी है तिस्ता और प्रमुख पर्वत चोटी है कंचनजंगा। यहाँ की जो जनजाति है वो है नैप्चा। ध्यान रखिए बच्चों कि इस दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का विस्तार नेपाल में है, मुख्य रूप से पश्चिमी नेपाल से पूर्वी नेपाल के बीच में स्थित है, और यहाँ की प्रमुख नदी है तिस्ता और पर्वत चोटी है कंचनजंगा। यहाँ की प्रमुख जनजाति नैप्चा है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे कि मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष में वर्षा होना यहाँ की मुख्य विशेषता है। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाय के बागान जो पहाड़ के ढालों पर बनाए और लगाए थे। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का दृश्य आपके सामने है। ये भारत के मानचित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है, विस्तार से देखिएगा कि ये भूटान के नज़दीक दिखाई दे रहा है। आपकी पुस्तक में भी ये बहुत अच्छे से दिखाई देगा, आप उसे देखिएगा। अरुणाचल हिमालय, भूटान हिमालय से पूर्व में डीपू दर्रे तक ये फैला हुआ है। अरुणाचल यानी भारत के उत्तरी पूर्व में। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व है। यहाँ 12मासी नदियाँ बहती हैं। 12मासी अर्थात इनमें 12 महीने तक जल पाया जाता है और बहुत से जलप्रपात भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें कि मोनपा, अबोर, मिश्मी और नागा जनजाति प्रदेश है ये। तो इसलिए मुख्य रूप से जनजातियों के नाम हैं मोनपा, अबोर, मिश्मी और नागा। यहाँ की जनजातियाँ झूम कृषि,
जिसे कि हम स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं, स्लैश कृषि भी कहते हैं और बर्न कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरी का अर्थ होता है कि ये एक स्थान पर जाकर जंगल में आग लगा देते हैं और पूरे जंगल जब जलकर समतल मैदान हो जाता है तो वहाँ कृषि करते हैं। और क्योंकि अधिक उपजाऊ नहीं होता तो 1-2 वर्ष के बाद ये पुनः नए खेतों की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसे हम स्थानांतरी कृषि, ज़ूम, स्लैश या फिर बर्न कृषि भी कहते हैं। जैव विविधता में ये प्रदेश बहुत ही धनी है। ये आप अपने मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश का हिमालय और दूसरी ओर उसका दृश्य आप देख पा रहे हैं। अब आखिरी में हम पढ़ेंगे कि पूर्वी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जो ये भाग है ये पूरी तरह से पहाड़ियों की दिशा इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर आई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ गई है। उत्तर में ये पटकोई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो और लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। बच्चों, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, इसीलिए दक्षिण पूर्व से आने वाली जो मानसून हवाएं हैं वो इनमें प्रवेश करती हैं और ऊपर नहीं उठ पाती, तो इसीलिए ये प्रदेश अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर झूम कृषि होती है। अभी आपने पढ़ा कि झूम कृषि क्या है। बराक, मणिपुर और मिजोरम यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। आपने देखा, ये देखिए पूर्वी हिमालय, इसमें हमने अभी पढ़ा कि उत्तर से दक्षिण की ओर। आप देखिए पटकोई बूम, नागा श्रेणी और मिजो श्रेणी दक्षिण की तरफ आई हैं। अब बच्चों, आज के अध्याय में मुख्य प्रश्न जो हैं वो छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप ज़रूर कर पाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। दूसरा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ज़रूर करिएगा। चौथा प्रश्न है, उत्तर के मैदान की औसत गहराई कितनी है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम लिखिए। छठवां प्रश्न है, ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं। ये प्रश्न बच्चों ऑब्जेक्टिव्स में, मतलब लघुत्तरीय के साथ साथ वस्तुनिष्ठ में भी आ सकते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। साथ ही कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको दे रही हूँ कि झूमिंग कृषि किन भागों में होती है, लोकताल झील कहाँ पाई जाती है और पूर्वी हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। फिर से देख लीजिए, झूम कृषि किन भागों में होती है, लोकताल झील कहाँ पाई जाती है और पूर्वी हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं।